मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित विज्ञापन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हर एक पहलू पे, हर बिंदु पे हम इसमें बात करने वाले हैं। तो इसमें जो कुल पद हैं, यानी कुल पद 24,797 पदों के लिए इसमें आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो अभ्यर्थी है वो निकायवार, यानी कुल 186 निकायों में इसमें पद निकाले गए हैं। तो किसी एक नगरीय निकाय से अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकता है, और आवेदन है वो 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 4 मार्च से शुरू होकर के 24 मार्च 2024 तक इसमें आवेदन किए जा सकेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें योग्यता रखते हैं वो किसी एक नगरीय निकाय से इसमें आवेदन कर सकता है। फिर देखो आवेदन प्रक्रिया वो किस प्रकार से इसमें रहने वाली है। तो इसमें जो आवेदन पत्र हैं वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, यानी ऑफलाइन इसमें आवेदन जमा नहीं होंगे, ऑनलाइन मोड पे इसमें आवेदन लिए जाएंगे। जो राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र या स्वयं के स्तर से जो SSO पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। यानी आपकी जो SSO ID है, SSO ID से आप लॉगिन होकर के इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहीं भी ई मित्र पर जाने की आपको आवश्यकता इसमें नहीं है। यानी आप अपनी जो SSO ID है इसके ऊपर जो रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो उस पर इसका जो विज्ञापन है वो आ जाएगा, और वहीं से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन है वो या तो इसकी विभाग की वेबसाइट जाएं, या अपना जो SSO ID है, SSO ID को आप पोर्टल पर जाकर के आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करोगे SSO ID को, तो इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन आपको मिलेगा, और उसमें ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का एक लिंक आएगा, और जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो उसमें ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें जो भी आपसे डिटेल मांगे उनको आप बहुत ही सावधानी से इसमें इंटर कर देना है। जैसा कि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का होना भी अनिवार्य है। यदि आपने पहले किसी राजस्थान के अंदर यदि किसी भर्ती के लिए आपने आवेदन कर दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो इसमें आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से शुल्क देने इसमें आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने इसमें OTR नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपको आवेदन फॉर्म इसमें भरना होगा। तो यह इसमें OTR के जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो आपको करनी है। कोई ज़्यादा हार्ड प्रक्रिया नहीं है, आप आराम से इसमें कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, अब देखो जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी OTR भरेंगे आप, तो इसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपके लिंग का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपकी कोई ID है उसका आपको विवरण उसमें देना होगा। यदि अभ्यर्थी का आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो पहले आप इन त्रुटियों को दुरुस्त करवा लें। यदि आधार कार्ड में आपका नाम यदि सही नहीं है ना, तो आप पहले आधार कार्ड में अपना नाम सुधरवा लें, ठीक करवा लें, और उसके बाद में आप इसमें आवेदन करें। तो यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके यदि अपने SSO ID के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकता है, उसे सेकेंडरी की अंक तालिका या एक पहचान दस्तावेज है वो अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन का जो भुगतान है वो आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित रूप से कर ले। यदि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी लंबित ट्रांजैक्शन का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। एक आवेदक अपने स्वयं का जो मोबाइल नंबर है और अपने जो ईमेल ID है वो उसमें आवश्यक रूप से इंटर करे, और उसको बार बार नहीं बदले, क्योंकि आवेदन करने के पश्चात जो इसमें सूचना भेजी जाएगी वो आपको सूचना ही उसी मोबाइल नंबर और मेल ID भेजी जाएगी जो आपने इस आवेदन पत्र में आपने दी है। तो ये तो देखो ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। अब आप जब भी आवेदन करेंगे तो जिस श्रेणी के अंतर्गत हैं आप, उसी श्रेणी में आप ऑनलाइन आवेदन करें। कोई भी तथ्य आप वो छुपाएं नहीं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना है वो अवश्य अंकित करें, यानी जो भी इसमें आपसे सूचना मांगी जाती है उसका सही सही आप इसमें एंट्री करें। कोई भी गलत सूचना हो इसमें एंट्री आप नहीं करें। एक इसमें देखो महत्वपूर्ण सूचना, जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या
01/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपना ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तो जिन्होंने जून में जो निकलती विज्ञप्ति इसके अंतर्गत जो आवेदन कर दिया है जिन अभ्यर्थियों ने, उनको दोबारा इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हालांकि वो इसमें संशोधन है वो कर सकते हैं। फिर आगे देखो हम बढ़ते हैं, अभ्यर्थी राज्य के किसी एक नगरीय निकाय से, यानी कुल 186 नगरीय निकायों में इसमें भर्ती निकाली गई है, किसी एक नगरीय निकाय से आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक नगरीय निकाय में आवेदन करते हैं तो हो सकता है आपके सभी जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाए, इसलिए आपको किसी एक ही नगरीय निकाय से आवेदन करना है। और आप जब भी अपना आवेदन करें तो अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसको एक बार उसका प्रीव्यू देख लें, यानी कि आपने जो भी एंट्री करी है वो बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से एक बार कर लें। और आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात आपका जो आवेदन पत्र है उसका आप प्रिंट ले लें और आवश्यक रूप से अपने पास में उसको सुरक्षित रख लें। और जब आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो उसका जो एप्लीकेशन आईडी है वो आप उसमें आवश्यक रूप से देख लें। जब तक आपकी एप्लीकेशन आईडी नहीं हो तब तक आप उसको सबमिट नहीं मानेंगे। फिर देखो हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों से संबंधित 27/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 रात्रि तक इसमें संशोधन किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। और संशोधन हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। तो जैसा कि इसमें एक बार ही इसमें पंजीयन करना है। अब देखो हम देखते हैं पदों का विवरण, यानी इसमें पदों का विवरण है वो किस प्रकार से है। तो जैसा कि इसमें 186 नगरीय निकायों के लिए इसमें पद निकाले गए हैं। इसमें आप ये देखो देख सकते हैं, जयपुर ग्रेटर में 3670, जयपुर हेरिटेज में 707 पद हैं, चौमू में 171 हैं, सांबर में 59 पद हैं, चाकसू में 64 हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से नगरीय निकाय के अंतर्गत इसमें कितने पद दिखाए गए। सीकर में 577 हैं, फतेहपुर में 237, लक्ष्मणगढ़ में 90 पद। इस प्रकार से आप हर नगरीय निकाय के अंतर्गत देख सकते हैं कि नगर निकाय में कुल कितने पद हैं वो इसमें दिए गए हैं। यह स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ हर नगरीय निकाय जिसके अंतर्गत आगे इसमें जो विज्ञापित पद है वो दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे टोंक में 248 है, निवाई में 33 है, मालपुरा में 96। आप हर नगर निकाय की इसमें जानकारी लिख सकते हैं कि कौन से नगर निकाय में कितने पद दिखाए गए। कोटा दक्षिण में भी इसमें 836 पद हैं। और ये देखो इस प्रकार से 186 नगर निकायों के अंतर्गत इस प्रकार से ये विज्ञापित पद इसमें दिखाए गए हैं। और जो कुल पदों की संख्या है वो है 24,797। तो 24,797 पद हैं, बहुत ये बड़ी भर्ती है। तो इसके अंतर्गत आप इसमें अपनी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से कर लें ताकि आप इसमें अपना जो नंबर है वो सुनिश्चित कर सकें। तो निकायवार कुल रिक्तियों के जो विवरण है वो आपको ऊपर दिखाया जा चुका है। अब इसके अनुसार देखो इसमें जो राजस्थान के जो आरक्षित वर्ग हैं उन आरक्षित वर्गों को इसमें आवश्यकता अनुसार छूट भी दी गई है, यानी आरक्षण इसमें जो आरक्षण है वो इसमें लागू रहेगा। SC ST OBC और जो EWS है उन सभी को इसमें आरक्षण भी देय होगा। फिर देखो इसमें विज्ञापन जारी होने के पश्चात है जो विज्ञापित पदों की संख्या है इसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, मतलब पद इसमें और भी बढ़ सकते हैं। अब देखो विशेष सूचना क्या है इसमें, किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी यदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की पश्चात भर्ती 3 वर्षों के लिए अग्रगित किया जाएगा। और 3 वर्षों के अंतर्गत यदि वो पद नहीं भर जाते हैं तो फिर सामान्य पदों से उन पदों को भरा जाएगा। यदि किसी गत वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसी भर्ती को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। तो
राजस्थान के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, इनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। लेकिन यदि ये उपयुक्त अभ्यर्थी है, यदि आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें 30% पद हैं वो आरक्षित रखे जाएंगे। तो महिला जिस वर्ग में है उसी वर्ग के अंतर्गत उनके जो 30% पद है वो आरक्षित रहेंगे। फिर देखो, जो महिला वर्ग हैं उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो पति के नाम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पिता के नाम पर होना चाहिए। ये भी महिलाओं को ध्यान रखना है। अब देखो, महिलाओं के जो 30% पद हैं उनमें से 8% पद हैं विधवाओं के लिए और 2% पद हैं परित्यक्ताओं के लिए। तो यदि पर्याप्त विधवा और यदि विवाह विच्छिन्न महिला या परित्यक्ता यदि नहीं मिलती हैं तो उनको महिला अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा। ये इसमें महिलाओं के लिए। फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग के शामिल जो नॉन क्रिमिनल हैं उनको 5% आरक्षण इसमें दे है। तो अति पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रिमिनल में आते हैं उनको 5% पद आरक्षण दे है। फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, जो राजस्थान राज्य के कमज़ोर वर्ग से संबंधित है, उनको 10% आरक्षण इसमें दे हैं। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग है उनको नियमानुसार इसमें आरक्षण दे है। फिर इसमें देखो, भूतपूर्व सैनिकों होतों, तो भूतपूर्व सैनिकों को भी इसमें 12.5% आरक्षण दे है। तो जो इसमें भूतपूर्व सैनिक आवेदन करेंगे वो वहाँ से अपने डिपार्टमेंट से जो NOC है वो उनके पास में होने चाहिए, यानी उनके चयन से पहले उनके पास में NOC होने चाहिए। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जाएगा, परंतु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है। भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद पर जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है पर नियोजित है। तो देखो, ये जो सूचनाएं हैं यह है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। इसके अलावा जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए भी इसमें 2% पद हैं वो आरक्षित रखे गए हैं। अब देखो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों से मतलब क्या है यहाँ पर कि जिन्होंने ओलंपिक गेम्स के अंतर्गत प्रतिनिधित्व किया हो, जिन्होंने एशियन गेम्स के अंतर्गत भाग लिया हो, जिन्होंने दक्षिण एशियन जो गेम्स हैं उनके अंतर्गत उन्होंने भाग लिया हो, राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने भाग लिया हो, विश्व कप में उन्होंने भाग लिया हो, एशियन जो चैंपियनशिप है उसमें उन्होंने भाग लिया हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स और एशियन स्कूल गेम्स चैंपियनशिप है उसमें प्रतिनिधित्व किया हो, तो ऐसे अभ्यर्थी है उनको 2% इसमें पदों का लाभ मिल सकेगा। या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स जिन्होंने भाग लिया हो, तो यह जो अभ्यर्थी है वो इसमें पात्र होंगे। फिर देखो, विशेष योग्य जन के लिए राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को आरक्षण का लाभ दे होगा। जो दृष्टि बाधित हैं, अल्प दृष्टि है, श्रवण बाधित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग है, बोनापन है, एसिड पीड़ित है, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन निःशक्तता के जो अभ्यर्थी है वो इसमें पात्र होंगे। विशेष योग्यजन जो आवेदक हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में यथास्थान अपने वर्ग है उसको आवश्यक रूप से वहाँ पर उल्लेख अवश्य करें, यानी आवेदन पत्र है उसमें आप अवश्य उल्लेख करें जहाँ इसमें आपसे सूचना मांगी गई है, अन्यथा आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। फिर हम इसमें बात करते हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण करना है वो राज्य सरकार की अधिसूचना 4/7/2016 के अनुसार की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह, पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की योग्यताएं, प्रमाण पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं अनुभव संबंधी प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान ही यथावत लागू होंगे। अब देखो, योग्यताएं क्या है इसमें। राजस्थान सरकार का मूल निवासी हो, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु योग्यता। अब देखो, इसके लिए क्या योग्यता सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए, तो अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय
केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासित संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों, निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटलों, फैक्ट्रियों, घर, दुकान, मॉल, अन्य कोई अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का जो 1 साल का अनुभव हो आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक तक। तो देखो इसमें कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है ना वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, यानी 5 से पास की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसमें जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो क्या है, वो ये है कि इसमें 1 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको सफाई का 1 साल का अनुभव होना चाहिए, चाहे आपने हॉस्पिटल में किया हो, चाहे आपने कॉलेज में किया हो, चाहे आपने स्कूल में किया हो, चाहे आपने कोई किसी फैक्ट्री में किया हो, घर में, दुकान में, मॉल में, कहीं भी किया हो, आपके पास में 1 साल का अनुभव इसमें होना चाहिए। जिसके पास में 1 साल का अनुभव है वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है, वो इसमें पात्र है। फिर आता है इसमें चरित्र प्रमाण पत्र। तो अभ्यर्थी को 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा इसमें चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होगा। फिर देखो इसमें बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान है वो सफाई कर्मचारी का वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 में निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रम राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। फिर देखो राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, या तिब्बती शरणार्थी जो 1/1/62 से पहले भारत में अस्थायी रूप से बस गए हैं, वे सारे अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखो इसमें आयु सीमा है वो 18 वर्ष और 40 वर्ष से रखी गई है। आधार माना जाएगा 1 जनवरी 2025 को, यानी 1/1/25 को आधार मान करके 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में आयु है वो होनी चाहिए। फिर देखो SC ST और OBC के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको है 5 साल की छूट, और सामान्य वर्ग की जो महिला है राजस्थान की उनको है 5 साल की छूट। SC ST OBC और जो अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनको है इसमें 10 साल की छूट। और जो विधवा और जो महिलाएं हैं उनको उनको कोई आयु सीमा नहीं होगी, यानी भले वो चाहे 55 साल की हो वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो ये है इसमें आयु संबंधी प्रावधान। फिर देखो इसमें हम महत्वपूर्ण बात करते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया वो किस प्रकार से रहने वाली है इसमें। तो नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से जो पात्र अभ्यर्थियों का चयन है वो विज्ञापित पदों के वर्गानुसार 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु मूल्यांकन या चयन किया जाएगा। यानी किसी निकाय के अंतर्गत जितने पद हैं, मान लीजिए कि किसी निकाय के अंतर्गत यदि 500 पद हैं तो 500 का 3 गुना पद यानी 1500 अभ्यर्थियों की लॉटरी निकाली जाएगी। तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होनी है इसमें, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, केवल लॉटरी के माध्यम से इसमें चयन किया जाएगा, और वो भी 3 गुना तक। 3 गुना तक लॉटरी का चयन करने के बाद में उनका जो सफाई के संबंध में उनकी प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, यानी आपकी सफाई आपसे वहाँ पर करवा के देखी जाएगी। जो अभ्यर्थी वहाँ पर सफाई करेगा उसको उनमें से उनका चयन किया जाएगा। तो कोई लिखित परीक्षा नहीं है, 3 गुना अभ्यर्थी है वो उनको इसमें बुलाया जाएगा, वो भी किसके माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से। तो जो प्रायोगिक परीक्षा है उसका चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण रखने वाले परंपरागत रूप से जो सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि हेला समाज के अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं इसको इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है। लॉटरी दस्तावेज में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपलब्ध होंगे। इसमें तो देखो आयु संबंधी प्रमाण पत्र, एक जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित फोटोकॉपी, आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी, और प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र या आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी या अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के पास में उसका एक मतलब कहने मतलब कि 1 साल का अनुभव उसके पास में होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आयु संबंधी प्रमाण पत्र आवेदक के जन आधार कार्ड की जो 2 सत्यापित फोटोकॉपी और 1 साल का जो अनुभव उसका प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी उसके पास में, 2 कॉपी उसके पास में होने चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, और राजस्थान का जो मूल निवासी है उसको मूल निवास प्रमाण पत्र भी होने चाहिए, और उसके 2 सत्यापित फोटोकॉपी। और जो आरक्षित वर्ग के हैं SC ST और OBC के, उनको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। विवाह होने की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 2 उसके सत्यापित फोटो होने चाहिए। और जो तलाकशुदा महिलाएं उनके पास में भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी 2 कॉपी उसके पास में होनी चाहिए। तो निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज, जब आपकी
प्रायोगिक परीक्षा होगी, यानी प्रैक्टिकल जब आपसे सफाई करके वहाँ पर देखा जाएगा, तो उस समय आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। फिर देखो इसमें पेंशन, तो नव नियुक्त कार्मिक राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार इसमें पेंशन है वो देय है। विवाह पंजीयन है वो भी ज़रूरी है। और देखो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 4 मार्च 2024 ही 24 मार्च 2024 तक इसमें आवेदन आप कर सकेंगे। तो अंतिम दिनांक से पहले आप इसमें आवेदन आवश्यक रूप से कर देंगे। फिर देखो इसमें नियुक्ति के लिए अयोग्यता क्या है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नगर निकाय में आवेदन करता है तो वो अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। तो आपको किसी 186 नगर निकाय में से किसी एक के लिए आवेदन करना है, एक से अधिक आपको इसमें आवेदन नहीं करना है। यदि किसी पुरुष अभ्यर्थी की यदि एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो वो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी एक से व्यक्ति से विवाह किया है, जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, अथवा सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं। इस नियम के परिवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट दे नहीं है। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है। अब देखो आप आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको जैसे पहले बता दिया है कि आप अपने जो SSID है उसके माध्यम से आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। SSID आप ओपन करोगे, उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट का पोर्टल दिखाई देगा, और उसके बाद में पहले आप OTR कर लें। OTR के अंतर्गत अपना नाम, पिता का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ है, लिंग और किस कैटेगरी में आप आते हैं, उसके वो सारी एंट्री आप फिल करके उसमें, और अपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया पूरी कर लें। उसके बाद में आप अपना फार्म भर देंगे। सारी जो जानकारी है वो आप उसमें सही सही इंटर कर देंगे। तो आप आसानी से आराम से इसमें किसी ई मित्र पर नहीं जा करके आप अपने मोबाइल से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी इसमें देखो महत्वपूर्ण जानकारी। फिर भी यदि आपके कोई ऐसी समस्या आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन के अपलोड करने के जो निर्देश हैं वो इस प्रकार से हम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। आवेदक की जो फोटो है वो नवीनतम होनी चाहिए, 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल और अन्य जो स्वयं रचित फोटो है वो आपके माने नहीं होंगे। फोटो की जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा वो कम से कम 50% की जगह घेरना चाहिए। तो ये है, मतलब ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप चश्मा पहने हुए हैं तो फोटो खींचते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे का पर चमक है वो नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो JPG या JPEG प्रारूप में होना चाहिए। फाइल का जो आकार है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और हस्ताक्षर अंगूठे का निशान है वो एक आयताकार बॉक्स में भीतर काले, उसके अंतर्गत काले पेन से आपको इसमें हस्ताक्षर करने हैं। तो ये थी इसमें सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो पूरी विज्ञप्ति को आपके सामने इसमें मैंने इसी तरह से समझा दिया है, आपको जानकारी दे दी है। जैसा कि देखो इसमें फिर बताया गया है कि 1 साल का जो अनुभव है वो आप किसी भी केंद्र सरकार का कोई संस्था है या कोई होटल है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कहीं से भी आप 1 साल का अनुभव इसमें ला सकते हैं और वो आपका मान्य होगा। तो ये थी सफाई कर्मचारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।